नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। तो महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कल से तमिलनाडु कैडर के संजय अरोड़ा जी दिल्ली पुलिस के नया पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली होंगे। मतलब उससे एक बात स्पष्ट होती है कि दिल्ली पुलिस में कोई एक अदना सा हैसियत इस योग्य नहीं है कि वो पुलिस कमिश्नर जैसे जिम्मेवारी के पद को प्राप्त कर सके या उसकी योग्यता दिल्ली पुलिस के कमिश्नर लायक हो। क्या मैं ये मानूं? या मैं ये मानूं कि दिल्ली पुलिस में वर्तमान सारे वरिष्ठ अधिकारी में से कोई एक ऐसा वफादार आदमी नरेंद्र मोदी और योगी अमित शाह को नहीं मिला जिसको पर मोदी और शाह की भरोसा हो कि हाँ ये मेरा पालतू बन के रहेगा। या मैं ये मानूं कि शाह जी और मोदी जी को जो मर्जी आएगा वो करेंगे, वरिष्ठतम वरिष्ठता कैडर ये कोई मतलब नहीं। कुछ दिनों से ये देखा गया है कि वरिष्ठतम अधिकारियों के अधिकार को दरकिनार कर मोदी शाह की जोड़ी जो चाहती है वो करती है। संवैधानिक सीट पर और वरिष्ठतम अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने, उन पर अविश्वास पैदा करने और देश में भरोसे की कमी का ये सीधा साधा प्रमाण है जिसको लोकतंत्र में शुभ नहीं माना जाएगा। आप लोग देखें, इसके पहले जो निवर्तमान पुलिस कमिश्नर जिनकी कार्यकाल आज तक है, जो कल अपना बैटल संजय अरोड़ा जी को देंगे, राकेश अस्थाना जी भी दिल्ली से बाहर से थे। ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक एक दिन पहले अवकाश ग्रहण कर रहे मिश्रा जी को 2 साल का एक्सटेंशन दर करके उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव बना दिया गया, जबकि वहां के तिवारी जी को बाइज्जत बुला करके केंद्र में बैठा दिया गया। इन सब चीजों को देख करके अधिकारियों में हीन भावना का होना लाजमी है, और अगर इस तरह की भावना उनमें घर कर रही है कि चाहे वो कितना हो योग्य, काबिल और मेहनत होगा वही जो मोदी साहब चाहेंगे, तो ये नहीं होगा। और देश में इस तरह की चीजों को जितनी ज्यादा रोका जाए, जितनी ज्यादा इसकी निंदा की जाए, कम है। ईडी की छापे से ज्यादा खतरनाक मैं इस चीज को मानता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, पुलिस या केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियां बिना आग का धुआं नहीं देखती और बिना धुएं का आग नहीं देखती। अगर कहीं धुआं दिख रहा है मतलब अंदर कहीं आग दबी हुई है, चाहे चिंगारी के रूप में हो या बड़ा लावा के रूप में हो, और चोरों के पीछे ही पुलिस पड़ती है, ये मेरा मानना है। हाँ, 1000 लाख मामलों में कोई निर्दोष फंस जाता होगा या फंसा दिया जाता हो, ये पॉसिबिलिटी है, हम इसको एक सिरे से नहीं निकाल सकते। लेकिन जो वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय अपना काम कर रही है उसमें तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो नगदी बरामद हो रही है उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। शुरुआत करते हैं पीछे से, मतलब अभी तत्काल से। आज संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया। संजय राउत शहीद जैसे दिखाते हुए कह रहे हैं कि मैं पार्टी नहीं तो छोड़ूंगा, मेरे को कितना हो दबाव दो, लेकिन संजय राउत यह नहीं कह रहे हैं कि जो पात्रा चाल घोटाला है जिसमें उनकी संलिप्तता के वजह से उन पर ईडी ने कई दिनों से उनको बुला रखा है, उनको सम्मन पे सम्मन दे रखा है और वो सम्मन को इग्नोर कर रहे थे। पात्रा चाल घोटाले पर संजय राउत कुछ नहीं बोल रहे हैं। दुबई के यात्रा पर अपने मिलने वाले मित्रों से, मिलने वाले गेस्टों पे इनकी मेहमान नवाजी की और कौन इनका मेहमान बना, इस पर कुछ नहीं बोल रहे। ये कह रहे हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे का सिपाही हूं और मैं डरता नहीं हूं। तो क्या आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने देशद्रोहियों से मिलने, घोटाला करने, बेईमानी करने, गरीबों का हक मार करके अमीरों को देने की ट्रेनिंग देते थे क्या? ये तो फिर बाला साहब ठाकरे के नाती पोतों की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो सार्वजनिक मंचों पर आकर के कहें कि संजय राउत ने जिस बेईमानी को बाला साहब ठाकरे का शागिर्दी बताया वो बाला साहब ठाकरे को सुभाता नहीं था, या फिर बाला साहब ठाकरे वही करते थे। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, संजय राउत कह रहे हैं।
तो अगर बाला साहब ठाकरे ऐसा नहीं करते थे, उनका चरित्र इस तरह का नहीं था, तो ठाकरे परिवार को इस विषय पर कठोरतम कदम उठानी चाहिए और आकर के सार्वजनिक बयान देना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी का नाम लेकर के संजय राउत ने सार्वजनिक बयान दिया है जब उनके घर ईडी की छापेमारी चल रही थी। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई देखिए 7 बजे भोर में आ जाती है। अरे भाई, चोर के लिए भोर क्या और अजोर क्या? तुम चोर हो तो तुम्हारे लिए भोर क्या अजोर क्या? पुलिस तो 4 बजे भोर में आती है, वो तो थोड़ा लेट है, 7 बजे है। 7 बजे का मतलब मैंने तो देखा है, पुलिस दबिश देती है तो 2 से 4 के बीच में देती है, जब आदमी उसी वक्त घर में मिलने के लिए आया होता है। क्योंकि चोरों को पकड़ना पुलिस का काम होता है ना, घर में आकर के चाय पीना थोड़े होता है। तो जब वो कंफर्टेबल होंगे, जिसको उनको भरोसा होगा कि चोर पकड़ा जाएगा, तभी आएंगे ना। समय क्या? चोरी करने से पहले आपने समय बताया था कि मैं फलाने समय पर चोरी करूंगा, वाहियात बात है। एक बात मैं बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस देश का क्या होगा जहां घोटाला में पकड़े जाने पर भी हम ये कहते हैं कि ये विपक्ष को दबाने का प्रयास है, लेकिन हम जो रुपयों की बरामदी हो रही है, दस्तावेजों की बरामदी हो रही है, अकूत संपत्ति और बेनामी संपत्ति पकड़ी जाती, मैं उस पर कुछ नहीं बोलता। इसीलिए मैंने आज हेडिंग डाला है कि हाँ, मैंने फोन करके कहा था। मैंने मतलब प्रधानमंत्री ने, मैंने का मतलब है प्रधानमंत्री, मेरे फोन का क्या मतलब है? हाँ, मैंने मतलब प्रधानमंत्री ने फोन करके प्रबंधन निदेशालय को कहा था कि जाकर के भ्रष्टाचारियों को पकड़ो और विपक्ष के भ्रष्टाचारियों को पकड़ो। ये भी मैं मानता हूं, लेकिन क्या आप विपक्ष में है तो आपको भ्रष्टाचार करने की छूट मिलनी चाहिए। चूंकि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष का आवाज है, इसलिए आपको छुआ नहीं जा सकता। संविधान के कौन से पन्ने में ये लिखा है हमको बता दीजिए, जिस संविधान के तहत आप सांसद, एमएलए, विधायक और नेता बन रहे हैं। उस पूरे संविधान प्रेम्बल से लेकर के अंतिम तक में किस आयत में, किस लाइन में, किस जगह ये वर्णित है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सीबीआई की छापा नहीं पड़ सकती, चोरी की जांच नहीं हो सकती, उनके भ्रष्टाचार और उनके गलत कामों पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, उनको खुली छूट है बेईमानी करने की, भ्रष्टाचार करने की, चोरी करने की, अनाप शनाप दंपत्ति जमा करने की? ये किस लाइन में लिखा है? और अगर नहीं लिखा है तो आप वाहियात बात क्यों कर रहे हैं? क्यों ना आप पर इस तरह के एक अलग से भड़काने का केस लग जाएगा? चोरी घोटाला तो हो रहा है, आम को भड़काने, पूरे मास राइड कराने के इल्जाम आप पर क्यों न लगे कि आपने जनभावना भड़का करके लोगों में दंगा फसाद कराने का एक साजिश रचा, देश को आग में झोंकने का प्रयास किया? इस तरह के एक अलग से इल्जाम आप पर क्यों न लगे, हम ये आपसे पूछ रहे हैं। मित्रों, जहां जहां भी प्रवर्तन निदेशालय, ईडी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी की छापेमारी हुई है, और तमाम विपक्ष के लोग हैं। मैं अपने एक दिन का खुशी होती जब ईडी अपने मन से कहती, किसी के कहने से नहीं करती, मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जिन लोगों के पास से अकूत संपत्ति की बरामदगी हुई है, वो संपत्तियां अवैध है कि नहीं? पात्रा चाल घोटाले में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, वो घोटाला हुआ है कि नहीं? संजय राउत पक्ष में है कि विपक्ष में? नेताओं का कोई दीन-ईमानी हो सकता है, कल वो सरकार में आ जाए। कल तक शिवसेना और भाजपा सरकार बनाई थी ना, हो सकता है कल वो दोनों बना ले। इनका क्या भाई? जो माधवराव सिंधिया का बेटा कांग्रेस में आ सकता है, जितेंद्र प्रसाद का बेटा कांग्रेस में आ सकता है, सचिन पायलट, राजेश पायलट का बेटा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ सकता है और कांग्रेस के दरवाजे से बाहर आ सकता है, तो फिर संजय राउत और भारतीय जनता पार्टी तो स्वाभाविक राजनीतिक दल है, इनमें क्या ठीक है भाई? तो पक्ष और विपक्ष तो कोई मतलब नहीं था, मतलब है कि आप बेईमान हैं कि नहीं है। इस विषय पर देशवासियों को बताइए। आदरणीय उदयेश नारायण मिश्रा जी को नमस्कार। मित्रों, आज संजय राउत की हुई, इसके पहले वो ममता बनर्जी के दूसरे नंबर के नेता का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। कल मेरा बयान था कि ममता बनर्जी उन पर ममता क्यों दिखा रही है। असल में मित्रों क्या था कि पार्थ चटर्जी दूसरे नंबर की हैसियत रखते हैं, जो आज राजनाथ सिंह की हैसियत है पार्टी में। हालांकि राजनाथ सिंह और मोदी में सूचना के आदान प्रदान पर भरोसे की कमी है, मोदी और शाह की उदाहरण दिया जा सकता है। उसी तरह का पात्रा और ममता बनर्जी का संबंध था।
कानून यह है कि मंत्री महोदय अगर कहीं भी सफर करते हैं, चाहे उनका निजी सफर हो या सार्वजनिक सफर हो, उनमें चलने वाला स्कॉट उसका पल पल की सूचना अपने संबंधित अधिकारी को देता है और संबंधित अधिकारी हाईकमान को देता है और हाईकमान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देता है, जिसके मतहत वो काम करते हैं। ये संविधान में। तो क्या ममता बनर्जी को इस बात की सूचना नहीं है कि वो रात दिन गाहे बगाए हर 2-4 घंटे पर वो एक सिनेमा के 3rd क्लास की रिजेक्टेड हीरोइन के घर में रोज रोज क्या जा रहे हैं, वहां कौन सा मंत्रालय का ऑफिस है भाई? ममता बनर्जी को पूछना था ना कि दादा की रे दादा की करबे ना अपनी ओखर जाके क्या गंडगोल होवे, बोलून दादा बोलून। क्या ऐसा उन्होंने नहीं पूछा या उन्होंने कहा कि दादा भालो रकम हो छेले हो, आहा छेले बड़ी बढ़िया नेक कौन छेली? क्या इस तरह की बात ममता जी ने कहा? क्या कहा वो, या कुछ नहीं कहा? तो फिर ममता का फेलियर है कि आपको पश्चिम बंगाल की बागडोर क्यों दी गई है, जब आप कोई अपने ही मताब अपने जस्ट नायब की सूचना आपके पास नहीं है? या ये आपकी मौन स्वीकृति है? या जो विपक्ष का आ रहा है कि पैसा तो सारा ममता बनर्जी का है, पार्थ चटर्जी उनका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि राजनीतिक सेंटर मिलेगा और कल ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से साठ गांठ करके तेरी चुप मेरी चुप में हमको बचा लेंगी और देश के आवाम का क्या हो, तो आगे कोई घोटाला आएगा पिछले भूल जाएगी। जैसे आज दिन भर समाचार पर पार्थ चटर्जी गायब थे, अर्पिता मुखर्जी गायब थी, ममता बनर्जी का कोई ममता ही नहीं था। आज सब संजय राउत थे सवेरे से लेकर के शाम तक। मैं 7 बजे उठ के टीवी खोला तो संजय राउत थे और 10 बजे जब टीवी खोला तो संजय राउत थे। बीच में पता न क्या हुआ, दिन भर आज में था नहीं। लेकिन गारंटी के दाद सकता हूँ, जो हमारे भारतीय समाचार चैनलों की फितरत है कि जो चीज अभी होगा उसी पर चर्चा होगा, पुराने की बात नहीं होएगा, तो लोग भूल ही जाते हैं। इसके 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झारखंड के विधायकों के पास अकूत संपत्ति पकड़ी गई। वहां के कांग्रेस प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता किया और पत्रकारों को बताते हुए कहा कि चुनी हुई झारखंड के सरकार को केंद्र सरकार अपदस्थ करना चाहती। अब मैं थोड़ा सा सामाजिक आदमी हूँ, कानून की भी थोड़ी बहुत मालूमात रखता हूँ, व्यवहारिकता भी है, 90 से लुटियन जोन में ही रहता हूँ। मैं तब से इस बात की सोच रहा हूँ कि भाई इसमें सरकार को अपदस्थ करने वाली कहाँ बात है? क्या हावड़ा में जो झारखंड के कांग्रेसी विधायक पकड़े गए थे, उनके गाड़ी में उनको नशे की गोली खिला करके रुपया रख दिया था केंद्र सरकार के एजेंटों ने? तो ये विधायक को आके कहना चाहिए कि भाई देखिए मैं तो प्याऊ को पानी पी रहा था, उसके बाद पानी पी के मेरा चक्कर आ गया, 2 घंटे बाद देखा तो हमारे डिक्की में नोट भरी हुई थी। ये जरूर विपक्ष का चाल है, इसकी जांच हो। ऐसा है क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो आप इतनी अकूत संपत्ति लेकर के झारखंड से बंगाल काहे लिए गए थे? इस बात की जानकारी बताइए। अपदस्थ करने ना करने वो जनता समझ लेगी, और जनता तो समझ ही रही है। लेकिन जनता क्या करे, विकल्प बीन है, उसके पास रिकॉल का अधिकार नहीं है। वो एक बार मतदान दे दी तो अपना हाथ काट दी, बाकी तो आपका काम है खेल खेलना, उछल कूद बंदर की तरह से इस डाल से लेकर के उस डाल। मेरा एक मांग है, आज जो संजय राउत के साथ हुआ, संजय राउत गिरफ्तार करके ईडी वाले लेके जा रहे थे तो सड़क पर कोहराम किया गया, हंगामा किया गया और संजय राउत पूरा ड्रामा किया। उसके पहले पार्थ चटर्जी के लिए भी पूरा हंगामा हुआ। इसके पहले अपने ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों के लिए सीबीआई के टीम ऑफिस में ही चली गई। ममता बनर्जी अपना लाव लश्कर लेकर के सीबीआई को धमका दी, यहाँ तक कि उसको अपने पुलिस से गिरफ्तार करवा ली। इन सब बातों से देश की जनता को सबक लेनी चाहिए कि भाई देखिए ये चोर उचक्के लोग हैं, बेईमान करप्ट लोग हैं, और इनकी करप्शन पकड़ी जाती है तो ये सिंपैथी लहर लेते हैं। वो ये बताएंगे, आज प्रेमनाथ द्विवेदी को साधुवाद, वो ये अपने सारे वार्तालाप में बताएंगे कि विपक्ष को अपदस्थ करने का प्रयास है, लेकिन आप इस बात पर अड़े रहिएगा कि वो बाद में बता, पहले ये बता जो अकूत संपत्ति तेरे घर पाई गई थी वो सही थी कि नहीं। वो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज दबा रही है। आप ये पूछना कि विपक्ष की आवाज दबाने की बाद में बात कर, ये बताओ जो ईडी ने अरबों खरबों रुपया पकड़ा, बेनामी संपत्ति पकड़ी, सोने का भंडार और अंबार पकड़ा, वो तेरा था कि नहीं। वो कहेंगे कि विपक्ष की आवाज पर मोदी अपदस्थ करना चाहते हैं, जहां वो चुनाव जीत के आते हैं वहां जीत के आते हैं, जहां जीत के नहीं आते वहां तोड़ फोड़ करके सरकार बनाएंगे, वो यही कहेंगे। लेकिन आप ये पूछना कि वो छोड़ो, ये बताओ कि जिसका चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में 15 लाख रुपया पूरी संपत्ति थी, उसके यहाँ 15-16 फार्म हाउस कहाँ से आया,
जिस फार्म हाउस के मेन गेट पर तुम्हारा खुद का नाम लिखा है, उसके प्रॉपर्टी के पेपर में तुम्हारा नाम है और चुनाव आयोग को दिए डिक्लेरेशन में उस पेपर के विवरण नहीं है, तो गलत हलफनामा देने की एक अलग से केस तेरे पर तुरंत बनाई जाए कि न बनाई जाए, ये बता। वो ये कहेंगे कि मोदी की पुलिस सिर्फ विपक्ष के लोगों को छापेमारी मारती है। आप पूछना कि तो क्या विपक्ष के लोगों को संविधान में कोई नया एक्ट जुड़ा है क्या, कोई संविधान संशोधन हुआ है क्या कि अगर आप विपक्ष में है तो आपको बेईमानी करने की छूट है? वो कहेंगे कि सिर्फ विपक्षी पर ही क्यों, तो आप कहना अगर विपक्षी बेईमानी करेगा तो और किस पर करेगा? राकेश परमार पेमेंट द्विवेदी पर छापा मार दें, इनके घर तो उनके यहाँ पेंशन का पैसा मिलेगा और हमारे यहाँ रिटेनरशिप का मिलेगा। अब है तो कुछ है नहीं, जो है वो वैध है। तो ईडी जाएगी कहाँ? जहाँ आग लगेगा वहीं बुझाया जाएगा ना, जहां से धुआं उठेगा वहीं न जाएगा आदमी की हाँ किधर लगी है, कहाँ दफन है चिंगारी जो से धुआं निकल रही है। तो मित्रों, अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे, इन सब चीजों पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और लोगों उन अपने नेताओं से पूछेंगे, तो विश्वास मानिए कि नेता एक दो बार जहां आपके मुखारबिंद से ये सुने कि छोड़ मोदी ने तेरे को तड़पाया, सताया, परेशान किया, अलग मुद्दा है, ये बता कि जो पैसा पकड़ा गया वो किस चीज की कमाई है, इतनी अकूत संपत्ति कहां से लाया? अगर बेईमानी से नहीं लाया तो तेरे को टकसाल बा नोट छप रहा था, कैसे लाया? मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह की चीजों को देखने के बाद विपक्ष के लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि देश की जनता होशियार हो गई है और चीज़ों को समझने लगी है। मेरे बरगलाने से, बहकाने से और मेरे कुछ कहने होने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है या जानती है। और जब तक जनता जानेगी नहीं तब तक नेता बेईमानी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नेताओं का क्या, उनका काम बेईमानी करना है, क्योंकि उनको पता है कि आप अपने उलझन में उलझे हैं, आपको इतनी समझ कहाँ या इतनी समझने की शक्ति या समय कहाँ है कि आप ये सोचें कि पात्रा चाल में रहने वाला एक मामूली आदमी आज मुंबई महानगर जैसे महंगे इलाके में 4-4, 5-5 फ्लाइट में कैसे आ गया। आप अपने दुख में इतना दुखी हैं कि आपको ये जानने का समय कहाँ है कि प्राइमरी स्कूल का अध्यापक मुलायम सिंह यादव आज इतनी अकूत संपत्ति का स्वामी कहां से बन गया। बिजनेस तो ये कोई करता नहीं। आपको ये सोचने समझने का कहां फुर्सत है कि प्राइमरी स्कूल नगर निगम की अध्यापिका 25 गज के कमरे में 30 लोग का रहने वाला मायावती का परिवार, जिसके पिताजी एमटीएनएल के 4th क्लास कर्मचारी थे, और यहाँ के जेजे कॉलोनी के 25 गज 23 गज जेजे कॉलोनी को जमीन अलाट होती है, झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं उसको जेजे कॉलोनी। तो 23 गज के जेजे कॉलोनी में 30 लोगों का परिवार रहता था मायावती का। आप कल्पना करें कि 23 गज में 30 लोग कैसे रहते थे। आज उस मायावती के पास 30 से भी ज्यादा तो दिल्ली में बंगले हैं और 30,000 से ज्यादा कीमत की तो सैंडल पहनती है। लेकिन हमारे पास समय कहाँ ये पूछने का कि मायावती ने कोई व्यवसाय नहीं किया, कोई रोजगार नहीं किया, राजनीति में आने से पहले एमसीडी का अध्यापका का नौकरी छोड़ दिया था, इतना संपत्ति आया कहाँ से। हम ये नहीं पूछेंगे कि जो लालू प्रसाद यादव वेटरनरी अस्पताल के चपरासी वार्ड के सिंगल कमरे में 6 भाई रहा करते थे, जमीन पर सोने की जगह नहीं थी, आज उसी का बेटा हवाई जहाज में जन्मदिन मना रहा है और पटना के सड़कों पर BMW में पराठे भर के घूमता है। BMW दुनिया के सबसे महंगी, आलिशान और लग्जरियस गाड़ी में मानी जाती है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री चलते हैं। उस गाड़ी में चलता है, पैसा कहाँ से आया? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास मैं अहिर हूं तो मेरे को लालू मुलायम में कोई कमी नहीं दिखेगी। मैं दलित हूं तो मायावती में ये कोई करप्शन भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा। मैं अपने जाति के नेताओं में भ्रष्टाचार नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं आंख का अंधा और अकल का अंधा दोनों हूं। और नेता ये बात जानते हैं कि राकेश परमार आंख का भी अंधा हो ना हो इसका तो पूरा भरोसा नहीं है, अकल का तो नीरा सूरदास है, इसमें कहीं कोई दो नहीं। तो मित्रों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अकल के अंधा ना बने, अपना अकल लगाए, बहकावे में ना आए और इन बातों को पूछे कि माना कि मोदी ने फोन करके कहा था कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर छापा मारना, लेकिन तुम बताओ कि जो छापेमारी में अकुत संपत्ति और सोने चांदी का अंबार मिला है वो सही है या यो भी मोदी ने ही रखा है। जब ये पूछेंगे
तो जनता के प्रश्न पर वो लोग निरुत्तर हो जाएंगे और हो सकता है बेईमानी करने से परहेज करें, क्योंकि वो रुपया आपका है जो आपके घर में होना चाहिए। आज वो संजय राउत के घर से मिल रहा है, जो आपके घर में होना चाहिए वो पार्थ चटर्जी के घर में मिल रहा है, जो आपके घर में होना चाहिए वो झारखंड के कांग्रेसी विधायकों के हावड़ा में के सड़क पर गाड़ी में से मिल रहा है, जो आपके घर में होना चाहिए। उनके जगह माया मुलायम ममता के आलिशान बंगले आलिशान जीवन जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? जिस दिन आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, क्यों, जब आप प्रश्न पूछ देंगे तभी जा करके देश का कल्याण होगा और लोकतंत्र मजबूत होगी। अंत में लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि लोग अपनी तंत्र को मजबूत बनाए रखें, और तंत्र मजबूत तब होगा जब तंत्र को चलाने वाले तांत्रिक लोग भरोसेमंद होंगे और भरोसे से काम करेंगे। जब तक नहीं होता तब तक हम उम्मीद करें, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, सावन का महीना है, आपका पवित्र मास चल रहा है, जनता पर कृपा बनाए रखे और उनके मनोबल को बनाए रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।